Dear students, good evening to all of you and welcome to the channel Physics Crackers। चलिए तो क्लास 10th का हम लोग आज वीडियो पर बात कर रहे हैं। आप लोग क्लास 10th में 3 छोटी छोटी वीडियोज और एक बड़ी वीडियोज लगभग 1 घंटे का जा चुका है, जिसमें इंट्रोडक्टरी क्लास के बारे में हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग कुछ स्टडी करने वाले हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड टर्म होंगे और उन्हीं सारे टर्म्स पर हमारी क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। सप्ताह में 2 वीडियोज का मैंने एस्टिमेटेड प्लान किया है आप लोगों के लिए। बाकी वीडियोज तो क्लास 11th और 12th के लिए जा रही है, आईटी और मेडिकल के कंपटीशन के लिए जा रही है। इन फ्यूचर आप लोगों के लिए भी वीडियो क्या होगा, कामगर साबित होगा। तो हम लोग देखते हैं आज का जो क्लास होगा वो मेरा क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्लास और एक रिलेवेंट क्लास के बारे में हम लोग यहाँ से स्टडी करने वाले हैं। हम लोग क्लास 10th पर विचार कर रहे हैं और क्लास 10th में चैप्टर जो आपका पहला चैप्टर मैंने उठाया है वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नाम दे सकते हो। आपको इसी के बारे में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे दिमाग में बातें घूमती हैं, बहुत सारी बातें घूमती है। अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग को क्या करना है, चर्चा करना है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस आपके बुक लिखते हैं, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी भी लिखती है। अगर आप रेफरेंस बुक जिसका भी इस्तेमाल करते होंगे वो सारी बुकें आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस लिखता है। तो इसके अधीन में हम आज पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं, पहला जो पॉइंट मेरा मिलने वाला है, वो पहला पॉइंट मेरा यही होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं बात करूं किस पर, इलेक्ट्रिक करंट पर, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आइए एक सिंपल और सामान्य से वे में इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ करंट वर्ड का मतलब होता है फ्लो से। कैसा फ्लो, तो टाइम के साथ जब किसी भी चीज का फ्लो होता है, खास करके लिक्विड वर्ड के लिए हम लोग करंट वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्लो वर्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर चार्ज एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिसिटी एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस, उसके फ्लो पर बात किया जा रहा है। तो इसकी एक नॉर्मल सी परिभाषा, आप जनरल जो चलती फिरती परिभाषा है आप बना सकते हो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या चीज, चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, या फिर बाद में ये भी पॉइंट आप ले सकते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट का ले सकते हो। ठीक है, तो उसका नाम क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत ही ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। समय एग्जाम का नजदीक आ रहा है, शायद फरवरी में ही आप लोग का एग्जाम होगा, जो भी एस्टिमेटेड डेट हो। फरवरी से मार्च के बीच में होने वाली एग्जाम आप लोग का 10th बोर्ड का है और आप सभी लोगों को थोड़ी सी ईमानदारी पूर्वक अभी पढ़ने की आवश्यकता है। हरिवंश राय बच्चन साहब की वो कविता आपको अक्सर याद रखनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर कर नौका पार नहीं होती। उनकी बातें 100% सही है, लेकिन अब मैं कहूँगा कोशिश नहीं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर कर नौका पार नहीं होती। जो करते हैं कोशिश लगातार, जो करते हैं कोशिश लगातार, उनकी बेड़ा सदैव पार होती, उनकी बेड़ा सदैव पार होती। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, कुछ समय बीत गया है, कुछ समय और है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये याद रखना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा कि हम कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, वक्त अभी भी बाकी है, खुद को संभालो, वक्त अभी भी बाकी है, खुद को संभालो, मेहनत रूपी नौआ को थाम लो, मेहनत रूपी नौआ को थाम लो, एग्जाम से घबराने की बात नहीं।
ठीक है। आप अगर एग्जाम से घबरा जाते हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी। घबराना नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है। तो मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर या इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर बात किया जाएगा तो उसे आप नाम दोगे इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे एम्पियर थे, और इसको डिनोट करते हैं क्या चीज से, तो आई से, डिनोटेड बाई आई से डिनोट किया जाता है। और चूंकि आंद्रे मैरी एम्पियर ने इन्हें बताया था तो इनके सम्मान के लिए इसका जो एस आई यूनिट लिख दिया जाता है, वो एस आई यूनिट इसका हो जाता है एम्पियर। क्या हो जाता है? एम्पियर। बड़े ही बारीकी से आप ढंग से देखिएगा, क्या लिख देते हैं? एम्पियर लिख देते हैं। एम्पियर को सिंबल में हम लोग कैपिटल ए भी लिखते हैं। इसको और भी इस प्रकार से भी आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा, घबराना नहीं है। पूरा नाम एम्पियर है, यूनिट का नाम है, ऐसा यूनिट हो जाएगा। ए से लिखेंगे या सिंबल में ए एम पी से डालेंगे। हम उम्मीद करते हैं बातें पूरे दिमाग में बन रही होगी। डिनोट करने की बात है तो हम लोग क्या चीज से करेंगे? आई से डिनोट करेंगे। आई वर्ड का मतलब होता है इंटेंसिटी से, और इंटेंसिटी वर्ड को लेकर के ही इसे क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है। कितनी पावर है, कितनी उसकी ताकत है, तीव्रता है, किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर उसकी जितनी पावर होती है, जितना वो फोर्स एक्ट करता है किसी भी पॉइंट पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का या इलेक्ट्रिक करंट का किसी पॉइंट पर कितना पावर वो जनरेट कर रहा, कितना फोर्स वो जनरेट कर रहा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटेंसिटी वर्ड का प्रयोग और इसे आई वर्ड से क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अगर इसका एक वर्ड और भी याद रखें, थोड़ी सी एडवांस बात करें, डायमेंशन की बात कर लें, तो याद रखेंगे डायमेंशन जो इसका होगा वो आई से लिखा जा सकता है, या इसे हम लोग लिखेंगे क्या चीज से बालक? ए से लिख सकते हैं। आगे चल करके जब आप 11th में आएंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपको यही चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम होगा मेजरमेंट, और मेजरमेंट में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, नाम होगा यूनिट एंड डायमेंशन, और वो यूनिट एंड डायमेंशन में आपको डायमेंशन लिखने के लिए सिखाया जाएगा। तो अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो क्या चीज लिखेंगे? अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका क्या फॉर्मूला भी कुछ बनेगा। तो यस, रेट का मतलब होता है, अगर वर्ड में लिखूं रेट, यहाँ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से है, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ फ्लो ऑफ चार्ज। कैसा फ्लो है? तो कंटिन्यूअस फ्लो आप बता सकते हो, फ्लो ऑफ चार्ज से है। रेट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है बेटा 1 क्या? टाइम, और फ्लो ऑफ चार्ज लिखोगे, फ्लो ऑफ क्या लिखोगे? चार्ज लिखोगे। डेट मीन्स आई इज इक्वल्स टू, आपके पास जो रिजल्ट मिल जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज को आप क्यू से लिखो और टाइम को टी से लिखो। डेट मीन्स जो आपके पास रिजल्ट मिलेगा वो आई बराबर आपके पास मिल जाएगा क्यू बाई टी। ठीक है, एक एस्टिमेटेड फॉर्मूला आपको मिल गया। अगर इससे एसआई यूनिट निकालना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं एसआई यूनिट, आप यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और एसआई यूनिट के लिए आप बोलोगे आई बराबर आपको क्यू बाई टी, जो फॉर्मूला है, क्यू की जगह पर आप कूलॉम बोल सकते हो, और टाइम टी के जगह पर आप सेकंड बोलोगे, तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा कूलॉम पर सेकंड, इसको कूलॉम सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं, पावर 1 है, ऊपर जाने पर माइनस में हो जाएगा, और इसी पूरे का नाम एम्पियर या कैपिटल ए से आप इसको डिनोट करते हो। बड़े आराम से आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा कि अगर इसके बात किया जाए तो ये कैसी क्वांटिटी है। तो एक चीज यहां पर और याद रख लेना आप कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रखते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में इसे शामिल किया गया है। 7 फिजिकल क्वांटिटी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उनमें से एक ये भी है, फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन तो एस्टिमेटेड है, इसमें नो डाउट डायरेक्शन है, बट फिर भी इसे स्केलर कहा गया है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है,
मैं एक एक बात पर जिक्र करूंगा। हाई पोटेंशियल तो कौन पोटेंशियल होता है? लो पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर कहीं का पोटेंशियल हाई है और कहीं का लो है तो हाई पोटेंशियल तो कौन पोटेंशियल? लो पोटेंशियल। इसके फ्लो का डायरेक्शन होगा, किसके फ्लो का डायरेक्शन होगा? चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होगा। बट इसके बावजूद भी एक कंडीशंस बनता है कि यह वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर सम कह दो, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स लॉ को यह फॉलो नहीं करता है। अगर फॉलो करने की बात है तो यह फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? इसके अकॉर्डिंग यह नहीं चलता है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है। इसे बारीकी से तुम समझ सकते हो। चलो देखो, मैंने एक जंक्शन लिया, यहाँ पर सपोज मान लो एक करंट I1 आया, यहाँ पर एक करंट आपका I2 आया और यहाँ पर एक करंट मान लो I3 आया। तो यहाँ से अगर जो निकलने वाली करंट होगी वो टोटल करंट हो जाएगा I बराबर आपको I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस और यहाँ पर I नेट कर देगा। जंक्शन पर कलेक्ट होने वाली करंट का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो मिल रहा है I3 करंट मिल रहा है, I4 करंट जो मिल रहा है, ये करंट को रखो, ये करंट का डायरेक्शन निकलने वाली है तो इसको माइनस में रखो। अब इसको इधर ले आओ तो आपको मिल जाएगा I4 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी जितनी करंट कहीं पर जाता है उतना ही करंट वहां से क्या हो जाता है? निकल जाता है। जबकि अगर क्लास 9th में आपने थोड़ा सा स्टडी किया होगा तो आपके टीचर बताए होंगे कि अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर बी है तो इन दोनों का जो सम होता है वो एक नए रूल से निकाला जाता है, और वो नया रूल जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बात में आ रहा? तो आपने ये लॉ पढ़ा होगा और वहां पे आपके टीचर बताए होंगे कि आर वेक्टर बराबर रिजल्ट जो होता है बेटा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है, और इसका मैग्नीट्यूड जब निकाला जाता है तो वो कुछ इस प्रकार से आता है। मान लो कि इन दोनों के बीच का कोई एंगल थीटा है तो आपको रिजल्ट निकल कर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डन है? बट यहाँ पे आप देख रहे हैं इस केस को देखिए तो ऐसा कोई कंडीशंस नहीं हो रहा है। आप जितना भी अधिक से अधिक वेक्टर को क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट को जोड़िए। वेक्टर को जोड़ेंगे तो आपको ये रूल चलेगा, वेक्टर अगर नहीं है तो सिंपल अलजेब्रा के से द्वारा क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुना कर सकते हो और क्या कर सकते हो? भाग कर सकते हो। यानी वेक्टर का कोई रूल लागू नहीं होता है, और जब वेक्टर का कोई रूल लागू नहीं होगा तो आप बोलोगे यह कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हम उम्मीद करें पूरी बातें क्लियर हो चुकी होगी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स लॉ जो है उसको ये फॉलो नहीं करता है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब एक बात और आता है कि सर इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्शंस निकालने के लिए हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इतनी बातें आपके दिमाग में आ चुकी होगी। आइए हम थोड़ी सी बातें और भी करते हैं। थोड़ी सी बातें और भी की जा रही है। आपको पूरे ईमानदारी पूर्वक इसे क्या करना है? समझना है। मैंने कहा है 5 से 6 वीडियो आपको इलेक्ट्रिक करंट पर मैं दूंगा, जिसमें आपको पूरा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को कवर अप किया जाएगा। संभव हो सकेगा तो सैंपल पेपर भी मैं करवा दूंगा, अगर नहीं तो फिर अगले सेशन के लिए देखा जाएगा। अगर आप लोग के लिए संभव नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा उसके लिए माफ करना, क्योंकि क्लास 12th भी चल रहा है, क्लास 11th भी चल रहा है, लगातार कई वीडियोज पर डे बन रहे हैं, समय थोड़ा सा कम मिल पा रहा है। अब जैसा कि जानते हो एक वीडियोज बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एस्टिमेट करना पड़ता है, बहुत सारे डाटा कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो चलिए खैर हम लोग अब आगे की बात को करते हैं, आगे बातों को फॉरवर्ड करते हैं।
अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो डायरेक्शन दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखोगे, डायरेक्शन करंट का निकालना है। करंट का डायरेक्शन निकालने का सीधा एक मतलब आप ये समझोगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है, ये हमेशा याद रखना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात किया जाए, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात किया जाए तो इसका एक सीधा सा मीनिंग समझोगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर बात करोगे। किस पर बात करोगे? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर बात करोगे। क्या होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज? चलो खैर, मैं फिर से यहाँ लेता हूँ। चार्ज को आप दो कैटेगरी में आपने बांटा, पिछले क्लास में आपने पढ़ा है। अगर पीछे की कोई भी जानकारी नहीं है आपको तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पीछे का वीडियो नंबर फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, यानी वीडियो नंबर 4 हो जाएगा इस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो प्लेलिस्ट आपको बनाया गया है, दिया गया है, जो लगभग 1 घंटे की क्लास है, उसमें आप जाकर के चार्ज के टाइप्स को देखेंगे। तो दो प्रकार का आ रहा है। एक चार्ज आपका आ रहा है, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा चार्ज जो आपका आ रहा है वो चार्ज है आपका नेगेटिव चार्ज। बस ये दो वर्ड्स को आप ध्यान में रखोगे। एक चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं बात करूं यहाँ नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को पॉजिटिव दिखाएंगे। अगर यहाँ मैं बात करूं कौन चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब मैं इसे कुछ इस प्रकार से बनाता हूं। यहाँ पर का चार्ज मैं दे रहा हूं पॉजिटिव, यहाँ पर का मैं चार्ज दे रहा हूं नेगेटिव। तो ढंग से समझना होता क्या है एक्चुअल में कि पॉजिटिव चार्ज जब बोला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पर का पोटेंशियल का मान ज्यादा होगा। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं, ये पॉइंट अगर बॉल ए नाम दिया जाए, इस बॉल का नाम बी दिया जाए, तो यहाँ पर का जो पोटेंशियल होगा इसका नाम भी हो जाएगा। और ऑलवेज याद रखना कि भी ए का पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होता है किससे? नेगेटिव चार्ज वाला पोटेंशियल से। एकदम बारीकी से सीख लो, कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, एक बार सीख लोगे तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ से इस प्रकार से फ्लो है। किसका फ्लो हो रहा है? चार्ज का कोई फ्लो हो रहा है। और मान लेते हैं कि वो कोई चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? क्यू फ्लो कर रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इसका पोटेंशियल लो और इसका पोटेंशियल हाई। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जब भी होगा तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ रहा है? पहले इस चीज को सीखो। हाई पोटेंशियल टू कौन पोटेंशियल होगा? लो पोटेंशियल होगा। बात समझ में आया? अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहा जाए तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऑलवेज कहां से कहां होगा? हाई पोटेंशियल से कौन पोटेंशियल की ओर होगा? लो पोटेंशियल की ओर होगा। और हाई से लो जैसे ही होता है, याद रखना, ध्यान से सेट करना, अपने दिमाग में बातों को सेट करना, चार्ज का जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन करंट का होता है। यानी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मैं लिखूं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज is the direction of flow of current, is the direction of flow of current, flow of current। हम उम्मीद करते हैं पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो वही कौन चार्ज का होगा? तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा। यानी करंट का डायरेक्शन। अब करंट का फ्लो क्या बताओगे? तो हाई पोटेंशियल टू कौन पोटेंशियल? लो पोटेंशियल। इसे आप एक्सपेरिमेंट की तरह भी दिखा सकते हो, जो मेरा शायद वीडियो नंबर 3 या 2 में दिखाया गया है। मान लो मैंने एक टैंक लिया, वाटर टैंक, एक टैंक और मैंने बनाया। ये मायने नहीं रखता है कि चार्ज कहां पर ज्यादा है, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है। एकदम इजीली समझोगे, पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। यहाँ पर इतना ही वाटर का लेवल है, वाटर का लेवल इतना ही है। अब जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसके साथ में इसको एक पाइप के द्वारा, आउटलेट ट्यूब के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये वेसल है कि बड़ा तो है
और हो सकता है इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, कम है, बट फिर भी करंट यानी वाटर का जो करंट फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, तो इससे इसमें होगा, कारण इसका लेवल हाई है, ये हाई लेवल है। कौन लेवल है, इसकी जो ऊंचाई का लेवल है ना वो ज्यादा है, ग्रेविटी लेवल जिसको बोलते हैं। कौन लेवल बोलते हैं, इसका जो ग्रेविटी लेवल है, कौन लेवल है, ग्रेविटी लेवल जो है वो हाई है, और इसका ग्रेविटी लेवल क्या है, लो है। बढ़िया से देखोगे, ग्रेविटी लेवल क्या है, लो है। तो वाटर का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, ग्रेविटी लेवल हाई से ग्रेविटी लेवल लो की ओर। ठीक इसी प्रकार से चार्ज का भी फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का हाई पोटेंशियल वाले से लो पोटेंशियल वाले की ओर। बात समझ में आ गया, पॉजिटिव चार्ज का समझ में आया। जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका होगा बेटा, करंट का होगा। डन है, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आ चुका होगा। अब एक बातें और करते हैं, एक बातें और क्या होगा, अगर एक बातें मैं यहां पर करूं कि यहां पर चार्ज माइनस में क्यू है और यहां का चार्ज भी माइनस में, चलो मैंने कह दिया कोई चार्ज Q/2 है, यहाँ Q चार्ज, यहाँ Q/2 चार्ज, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ठीक है। यहां पर का पोटेंशियल मैं कह रहा हूं कि VQ माइनस में, और यहाँ का पोटेंशियल VQ/2 माइनस में। तो बोलो पोटेंशियल का लेवल लो कहां पर का होगा, पोटेंशियल का लेवल लो कहां पर का होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दोगे, पोटेंशियल का लेवल लो कहां पर का होगा, यहां याद रखना कि लो पोटेंशियल लेवल से हाई पोटेंशियल लेवल की ओर निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। मैंने कह दिया कि इसका निगेटिव ज्यादा और इसका निगेटिव कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि निगेटिव में पोटेंशियल का लेवल, निगेटिव में पोटेंशियल का लेवल यहाँ ज्यादा है, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो पोटेंशियल का मान यहाँ कम और यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर देखो यहाँ पर इस प्रकार से निगेटिव चार्ज का फ्लो, यानी निगेटिव चार्ज का फ्लो जो है वह ऑलवेज लो पोटेंशियल से, कौन पोटेंशियल की ओर होता है, हाई पोटेंशियल। मैं फिर से बात कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज की बात करें तो वो होता है लो पोटेंशियल से लेकर, लो पोटेंशियल से लेकर कौन पोटेंशियल की ओर, हाई पोटेंशियल की ओर। हम उम्मीद करते हैं बारीकी से आपको पॉइंट्स दिमाग में आ रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज की बात किया जाए तो ऑलवेज, निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की नहीं, कौन चार्ज की, तो ऑलवेज लो पोटेंशियल टू कौन पोटेंशियल होगा बेटा, हाई पोटेंशियल। और जब ये बातें आपके दिमाग में आ गई तो अब देखोगे यानी डायरेक्शन ऑफ, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का उल्टा हो जाएगा अपोजिट, कौन चीज, अपोजिट टू, कौन टू, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि पूरे पूरे आपके दिमाग में बातें चल रही होगी और पूरी बातें आपके दिमाग में आ भी रही होगी धीरे धीरे। थोड़ा सा लेवल को मैंने बढ़ाने का प्रयास किया है, रटी रटाई चीजें आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी सी चीजों को मैं अलग से कर रहा हूँ। मैं कहा कि डायरेक्शन ऑफ जो फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज है जिधर जा रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में तुम किसका डायरेक्शन ले लोगे, करंट का डायरेक्शन ले लोगे। डन है, या फिर बोलोगे कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात। तो डायरेक्शन मेरा निकल गया कि करंट का क्या डायरेक्शन हो सकता है, एस्टिमेटेड डायरेक्शन जो आपका था वो दोनों का दोनों मैंने यहाँ पर क्लियर किया। आइए अब तीसरी बात पर हम लोग क्लियर करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, किस रूप में वाला,
जो आपको क्वेश्चंस करंट पर जो भी बनेगा, प्राइमरी इनिशियल कंडीशंस में क्वेश्चंस थोड़ा इजी होगा, फिर धीरे धीरे लेवल में आएंगे, क्वेश्चंस का लेवल भी बनेगा। अभी इनिशियली हम लोग क्वेश्चंस पर शुरुआत कर रहे हैं, तो इनिशियली हम लोग बात करते हैं। बातें क्लियर हो चुकी होगी? आइए, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं क्या चीज पर? न्यूमेरिकल पर। एक क्वेश्चंस में ले रहा हूं, पहला क्वेश्चंस आपको ये कह रहा है कि इवन 5 कूलम ऑफ करंट, 5 कूलम ऑफ करंट, सॉरी ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, in time 2 seconds, then what is the amount of flow of current? हम उम्मीद करते हैं काफी सिंपल क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा, और है भी, इसमें कुछ है नहीं। इवन 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, 5 कूलम का चार्ज अगर किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, किससे फ्लो कर रहा है? किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में? 2 सेकंड में। तो आपको कहेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन करने के लिए आप सिंपल सा फंडा अपनो, और वो फंडा क्या है? तो फंडा आपके पास है गिवन का, गिवन में मेरे पास क्या है? तो आपको क्यू दिया गया है, क्यू बराबर कितना दे रखा गया है? 5 कूलम। टाइम टी दे रखा गया है, कितना दिया गया बेटा? 2 सेकंड। हमसे पूछा क्या गया है? तो आई बराबर 1। हम उम्मीद करते हैं बड़े ही आसानी से आप इसको बना सकते हो। बोलो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। फ्रॉम कहां से है? डिफिनीशन से है। अब बोलो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू के जगह पर 5 कूलम और टी के जगह पर कितना सेकंड? 2 सेकंड। कूलम बाई सेकंड को एम्पियर बोलेंगे, 5/2 एम्पियर, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 2.5 एम्पियर बराबर क्या होगा? आई। डन है। एस्टिमेटेड आंसर्स आपके पास आ चुके हैं, बहुत सोचना नहीं है, थोड़ा सा सोचिए और डायरेक्ट आंसर्स फॉरवर्ड कीजिए। बात समझ में आ चुका होगा? यानी 2 पॉइंट कितना एम्पियर हो गया? 5 एम्पियर हो गया। डन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 कूलम ऑफ चार्जेज flow through a conductor in per unit time, या पर सेकंड बात कर लो, पर सेकंड। देन फाइंड द क्या बोलेंगे? फाइंड द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर सेकेंड। बारीकी से तरह से क्वेश्चन समझिएगा, कुछ खास नहीं। मैं कर रहा हूं 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर से पर सेकंड पास कर रहा है, हर 1 सेकंड में कितना? 1 कूलम का चार्ज पार कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा पर सेकंड। तो अभी मैंने बोला चार्ज जैसे ही बोले तो दोनों सेंस में बात होता है, पॉजिटिव चार्ज में भी और नेगेटिव चार्ज में भी। हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज बोलेगा तो 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में। नहीं बोल रहा है तो आप उसको पॉजिटिव कंसिडर करोगे। अब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बड़े आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे बालक? तो देखो, तो हम बात करेंगे Q इज इक्वल्स टू कितना? 1 कूलम का। टाइम T इक्वल्स टू कितना? 1 सेकेंड का। मेरे पास एक वर्ड्स और भी है, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हाइड है बट हम लोग जानते हैं, क्वेश्चंस में लिखा नहीं गया, हिडन फॉर्म में है बट जानते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अप्रोक्स मानकर चलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर तो हमारे पास समस्या ये आ रहा है कि हमसे पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जा रहा है, बराबर बट। ठीक है, तो अब आपके पास जो फंक्शन है आप बना सकते हैं आई बराबर QYT से, बड़े स्मूथली बनाइए, बन जाएगा। यहां पर मैं बोलूं आई के जगह पर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन पर सेकेंड, इसका मतलब हो गया पहले मैं बोल दूं 1 कूलम और बाई अगर मैं बोल दूं 1 सेकेंड, तो कितना करंट फ्लो हो गया 1 एम्पियर। आपसे एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग टाइप से पूछा गया, आपसे ये पूछा जा रहा है 1 कूलम पूछा बोला है, यहां से आपको एक चीज मिल रहा है कि अच्छा 1 कूलम का 1 सेकंड में मतलब 1 एम्पियर का करंट गया, तो 1 एम्पियर के करंट में कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। आपसे सीधा सीधा ना पूछ करके इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाया गया। अब बोलो आप क्या बोलते हो, आई इज इक्वल्स टू QYT। सर जी ये तो जानते ही हैं, Q के जगह पर आपने पढ़ा है NE/T, यहाँ पर I के जगह पर तो आप 1 लिख लोगे, N के जगह पर मालूम नहीं है और E के जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, टाइम T के जगह पर आप सेकंड बोलोगे, यहाँ पर एम्पियर, कूलम बाई सेकंड एम्पियर होता है, इसे आप काट दो। ठीक है, अब आपके पास N बराबर मिल जाएगा बालक, बोलो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ से N का जब वैल्यू निकालोगे आप तो ये वैल्यू जो आपका आएगा वह वैल्यू आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हम उम्मीद करते हैं ये बातें भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, बड़े ही आराम से आप क्वेश्चंस को एस्टिमेट करते हुए वर्ड्स को निकालते चलिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके लिए अब क्लियर हो चुका हो। अगर ऐसा क्वेश्चंस भी रहे तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी बातें और बेहतर अंदाज में प्रयास करेंगे हम लोग सीखने का। अब कभी कभी आपसे कहता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, 1 एम्पियर ऑफ करंट को डिफाइन कीजिए, तो हमें नहीं लगता कि अब इसकी डिफिनेशन देनी पड़ेगी। 1 कूलम ऑफ चार्ज जब किसी कंडक्टर या सर्किट से पर यूनिट टाइम में फ्लो करता है तो आप उसी को क्या बोलोगे, 1 एम्पियर का करंट बोलोगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 कूलम का चार्ज पर यूनिट टाइम में जब किसी सर्किट से या कंडक्टर से फ्लो करता है, ठीक है, तो आप क्या कह दोगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। यानी आप बोल सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्जेज फ्लो थ्रू कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड 1 करंट ऑफ 1 एम्पियर करंट या करंट ऑफ 1 एम्पियर। डन है, तो ये बातें आपके दिमाग में आ चुकी कि 1 एम्पियर के करंट को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। अब एक बात है, एस्टिमेटेड वैल्यू आपका ये है कि अगर बात किया जाए, एक फेराड यूनिट भी बोला जाता है, आगे चल करके आप पढ़ोगे, एक यूनिट फेराड बोलोगे। सर ये फेराड क्या होता है, तो 96,500 कूलम का चार्ज जब हो तो आप उसे क्या बोलोगे, 1 फेराड बोलोगे। किसी भी बॉडी पर अगर पूरा चार्ज का नंबर एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाए, किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर पूरे मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाए, कोई भी मॉलिक्यूल्स पर बात किया जाए, कोई भी एटम्स पर बात किया जाए, ठीक है, तो उस पर अगर कितना एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, ये सब चीजें कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको रखना चाहिए। 6.022 इंटू 10⁻23 जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर
और एवोगाड्रो नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इतना के बराबर जब किसी भी बॉडी पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट हो जाता है, तो उतना बराबर जो चार्ज बनता है तो वो टोटल चार्ज जो होता है वह कितने के बराबर होता है, 1 फेराड के बराबर होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो आप उसे 1 फेराड का चार्ज बोलते हो। और 1 फेराड का चार्ज बराबर होता है 96,500 कूलम। गलत एस्टिमेशंस नहीं दिमाग में लोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर इतना है, तो वह चार्ज जो बनेगा वह 1 फेराड का कहलाएगा। बात समझ आ रहा है? और यह कितने कूलम के बराबर होगा, तो 96,500 कूलम के बराबर। फेराड जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट कहलाता है। किसका? तो चार्ज का। एक वर्ड्स और आपका आता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो होता है वो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट कहलाती है। याद रखना, ये 2 बिंदु आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। फेराड जो है उसे लार्जेस्ट यूनिट में रखा गया है चार्ज का, और फ्रैंकलिन जो है उसे स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। बात दिमाग में आ गया होगा, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आ चुके होंगे। चलिए, जब इतनी सारी बातें क्लियर हो जाती है तो थोड़ी सी बातें हम लोग और भी करते हैं। और वो थोड़ी सी बातें कौन से टॉपिक पर होगा, तो एक वर्ड आता है आपके पास पोटेंशियल वर्ड। कौन सा वर्ड आता है? पोटेंशियल वर्ड। ठीक है, इसकी छोटी सी परिचय मैं आज दे देता हूँ। अगले वीडियोज में आपको जो संभवतः एस्टिमेटेड डेट बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को जो वीडियो आप लोग को मिलेगा, आप लोग तक जो पहुंचेगा, उसमें मैं बात करूंगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर। फिर उसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको 1-2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस करवाया जाएगा। उससे रिलेट करके फिर आपको ओम्स लॉ भी आएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट आएगा। इन सारे बिंदुओं पर हमारी क्या होगी, चर्चा होगी। तो दूसरा नंबर पॉइंट्स मेरे पास जो आता है कि पोटेंशियल क्या है, थोड़ा समझोगे पोटेंशियल के बारे में अगर बात किया जाए, तो पोटेंशियल एक्चुअल में वर्क डन बाई चार्ज होता है। वर्क डन बाई क्या होता है? चार्ज होता है। दिमाग में सेट करो, वर्क डन बाई क्या होता है? चार्ज होता है। मतलब अगर बात किया जाए वर्क डन बाई चार्ज का, तो वर्क डन बाई चार्ज में आप क्या समझते हो कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक, इनफाइनाइट से कहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड तक। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम लोग यूनिट चार्ज को अगर लाते हैं, तो उसको लाने में जो वर्क किया जाता है वही वर्क आपका क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। बात समझ में आ गई? मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके बारे में वीडियो बनेगा, नेक्स्ट वीडियो, टेंशन लेना नहीं है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उस फील्ड में यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क होता है वो वर्क क्या कहलाता है? वो वर्क क्या कहलाता है? तो वही वर्क पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो चलिए, आज का क्लास हम यहीं तक ले रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से शुभ विदाई। बेस्ट ऑफ